जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ। सुबह की क्लास होगी, सुबह 7 बजे आपकी जीके जीएस वाली डेली क्लास हो रही है। आज आपका 26वां प्रैक्टिस सेट अपलोड होने जा रहा है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आप देखिए, आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम हो रहा है, इसमें आप देख रहे हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी वैकेंसी जो कि कंबाइंड टेक्निकल सर्विस वाली थी, इसमें जितनी भी पोस्ट है उसमें जो जीके जीएस वाला पोर्शन आने वाला है उन सभी के लिए क्लास बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जीके जीएस अच्छे लेवल का पूछा जाता है, जो कि वर्ल्ड लेवल का जीके जीएस पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये। आप सभी इसको ज्वाइन करें और चैनल से जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये क्लासेस ज़रूर देखें। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से स्थित है। दोस्तों ये आपको पता है कि ये जो रेंज है ये इंटरनेशनल रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इनमें से कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तर अमेरिका। और ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं और आप बताने में दिक्कत आपको आती है। जो ग्रेट इंडियन डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। और ये पर्वतमाला जो है दुनिया की तीसरी सबसे लंबी और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया की तो सबसे लंबी है और विश्व की बात करें तो तीसरे नंबर पर है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया की तो फर्स्ट और वर्ल्ड की बात करें तो ये थर्ड नंबर पर आती है, ठीक है। और इस पर्वतमाला का जो सर्वोच्चतम बिंदु वो कोजियस्को पर्वत है। और कोजियस्को पर्वत के बारे में बहुत बार पूछ लिया है दोस्तों, आपको मैं कितना ही बताऊं। कोजियस्को पर्वत जो है ये पूछा गया है कि ये सबसे ऊंची चोटी जो है या सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये किस पर्वतमाला श्रृंखला या पर्वतमाला की है, तो ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, ठीक है। और इस पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है, कुल ऊंचाई, पर्वतमाला मतलब कि किसकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात हो रही है। यह है 2228 मीटर, ठीक, ऊंचाई की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की यह पर्वतमाला कुल 3600 किलोमीटर लंबी है और लंबाई की अगर बात करें तो 3600 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? द टेम्परेचर ग्लासलैंड ऑफ साउथ ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोप। तो दक्षिण दक्षिण पूर्वी यूरोप के जो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान हैं इनको कहा जाता है टैंगा, टुंड्रा, मेडोज या फिर स्टॉपीज। दोस्तों आपको बता दें कि देखिए 122 का वैसे बहुत ही आसान सा तो ऑप्शन है स्टॉपीज। स्टॉपीज इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि ये घास के मैदानों को ही, और खासकर कौन से घास के मैदान, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान हैं इनको स्टॉपीज कहा जाता है। और ये मैदान पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ है और प्रसिद्ध सिल्क रूट इसी स्टॉपेज मैदान से होकर गुजरता है। इन मैदानों में तापमान ग्रीष्म ऋतु में मध्यम से गर्म और शीत ऋतु में ठंडा रहता है, ठीक है। खासकर हमें ये याद रखना है, इतना को क्या कहते हैं? स्टॉपेज। चलिए, टुंड्रा एक प्रकार का ठंडा मैदान है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एटना, माउंट अंकागुआ और माउंट किलिमंजारो। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो 123 का जो सही ऑप्शन होने वाला है माउंट अंकागुआ, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यही है। और इस चोटी की अगर कुल ऊंचाई की बात करें तो ये 6000 फीट की होती है, ठीक है, 6000 फीट। अब उसके बाद दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको ये बात पता ही है। जो दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका थर्ड नंबर पे है, दूसरे नंबर पे शायद यूरोप है और पहले नंबर पे एशिया है, ठीक है। और यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। जो विश्व की सबसे लंबी है वो एंडीज पर्वतमाला है जो वहाँ पे है। और जो तीसरे नंबर पे स्थित है वो है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो सेकंड नंबर वाली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको बता दें कि इस चोटी की कुल ऊंचाई जो आपको पता ही चल गई, दक्षिण अमेरिका विश्व का तीसरा चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो कि एंडीज है वो स्थित है। और यहाँ विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी, दोस्तों आपको पता है कि अमेजन जो रिवर है वो भी कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में ही, ठीक है। अमेजन नदी जो कि क्या है? विश्व की सबसे सबसे प्रसिद्ध नदी, ठीक है। किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? अगर आपको बताना है कि यूग्लिना में, हाइड्रा में, जेलीफिश में या फिर साइकॉन में किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? 124 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा यूग्लिना में। अच्छा, यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है और यूग्लिना जो है एक हरे रंग का एकल कोशिका वाला ताजे पानी का जीव है और ये पौधे तथा जानवरों जैसी दोनों विशेषताओं को दर्शाता है। पत्तियों में एक हरा रंग द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यूग्लिना यूजलेनोइडिया नामक वर्ग का जीव है। कौन सी? यूजलेनो
ईडिया, यूजलेनोइडिया वर्ग का एक जीव है। अब बताना है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज कौन सी है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोर है, गौरैया है, सारस क्रेन है या फिर तोता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका सारस। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो सारस हो जाएगा आपका। स्थानीय भाषा में इसे इस पक्षी को सरहंस या फिर नीलांग आदि नाम से भी जानते हैं। इस पक्षी का जो जीव विज्ञान नाम जो है वो ग्रॉस एंटीगोन है, ग्रस एंटीगोन, जो कि वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। और इस राज्य पर उत्तर प्रदेश द्वारा 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है। और ये पक्षी जो है दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी भी है। तो ये तमाम चीज़ें, और यूपी के जो अभी नए मतलब अभी फिलहाल सीएम है वो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और बस 126 देखेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करते रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और आपकी 8 बजे शुरू हो जाएगी हिंदी वाली क्लास, जो कि बेहद ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपकी वहाँ भी 26वां प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा। तो डेली ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करेगा? पैराथार्मोन, पैराथॉक्सिन या प्रोलैक्टिन या फिर सोमैटोट्रोपिन? कौन सा ऑप्शन सही होने वाला? 126 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पैराथार्मोन, ए ऑप्शन। कैल्सीटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है और ये पैराथायराइड हार्मोन की क्रिया का विरोध करते हुए रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। हार्मोन गर्भ पोषक रसायन होते हैं और हार्मोन रक्त में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। पैराथार्मोन कैल्शियम संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला था ये हो जाएगा पैराथार्मोन। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किससे? 127 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा डॉप्सन इकाई में। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई मापन होता है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है और इस परत की मोटाई मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। इस परत के गुणों का अध्ययन जो किया जाता है वो वैज्ञानिक GMB डॉप्सन द्वारा किया गया था और ये परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो समताप मंडल जो होता है उसमें ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, गेहूं की, धान की, दलहन की या फिर उपरोक्त सभी की। तो किस में होते हैं? तो 128 का जो सही ऑप्शन वाला है वो हो जाएगा दलहन, यानी जो दाल की खेती होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जो होते हैं वो दलहन फसल की जड़ों में उपस्थित होते हैं और दलहन फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में मदद करती हैं। इस प्रक्रिया में पौधे नाइट्रेट यानी Na2 और नाइट्राइट यानी Na3 और NO2 ये नाइट्राइट है के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, खाने योग्य कवक कौन सा है? ऐसा कवक जो खाया भी जा सकता है तो एगारिकस, पॉक्सिनिया, म्यूकर या फिर राइजोपस? कौन सा सही होने वाला है? तो 129 का जो सही ऑप्शन होगा एगारिकस होगा। एगारिकस कवक खाने योग्य होता है। एगारिकस मशरूम की एक प्रजाति है और एगारिकस में खाद्य और जहरीली दोनों प्रजातियां शामिल हैं। इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति ब्राज़ील में हुई थी। मशरूम का उपयोग डायबिटीज़ के उपचार में किया जाता है। ठीक है, जो अब जैसे बीमार हैं जो कि डायबिटीज़ है जिनको, उनके लिए मशरूम बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर? 130 का जो सही ऑप्शन होने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जो मैंग्रोव पौधे हैं सुंदरवन में पाए जाते हैं और सुंदरवन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। भारत में सुंदरवन में मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। मैंग्रोव शब्द दक्षिण अमेरिका की एक आदिवासी भाषा गुआरानी भाषा से उत्पन्न हुई है और ये पौधे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। इनका अधिकांश भाग 25 अक्षांश उत्तर और 25 अक्षांश दक्षिण के बीच पाया जाता है। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? मूलांकुर, बीजपत्र या फिर प्रांकुर या फिर भ्रूण पोषण? तो 131 का जो सही ऑप्शन वाला होता है वो जाएगा भ्रूण पोषण। आवृत बीजी पौधों में भ्रूण पोषण संरचना त्रिगुण है। आवृत बीजी पौधा, जिसे फूल वाला पौधा भी कहा जाता है, इन पादपों में लैंगिक प्रजनन का कार्य पुष्पों द्वारा संपादित होता है।
पुष्प में उपस्थित बाह्य दल एवं दल सहायक अंग तथा पुमंग और जायांग जैंगिक लैंगिक प्रजनन हेतु आवश्यक अंग कहलाते हैं। ठीक है। निम्न में किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? निम्न में से कुछ किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? तो किस कुल में पाया जाता है? ब्रेसिकेसी में, मालवेसी, एस्टेरिसो, सोलेनेसी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 132 का सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रेसिकेसी। ठीक है। ब्रेसिकेसी कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। ठीक है। 133 एनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? 133 का सही ऑप्शन होगा एनॉक्सी शोषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो एथिल अल्कोहल होता है। ठीक। 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जिसने करी थी वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे, डी.के. कर्वे थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, केशव चंद्र सेन थे। तो आत्माराम पांडुरंग ने इन्होंने ही प्रार्थना समाज की स्थापना भी की थी। आपको बताओ तो प्रार्थना समाज जो कि हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। 134 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका डी.के. कर्वे ने। आप बता दें कि 2 जुलाई 1916 मुंबई में, अच्छा ये जो 1906 लिखा हुआ है ना, हाँ तो देखिए 2 जुलाई 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के कर्वे ने की थी। और धोड़ो केशव कर्वे यानी जो कि डी.के. कर्वे, इनका जो पूरा नाम था ये था धोड़ो केशव कर्वे, जिन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। डी.के. कर्वे ने को वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। 1958 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। डी.के. कर्वे पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। जो पुरी की रथ यात्रा है वो किससे संबंधित? भगवान राम से, भगवान विष्णु, शिव या फिर जगन्नाथ से? तो 135 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा भगवान जगन्नाथ से। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है और ये रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। और पुरी भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की पवित्र नगरी है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोडगंग ने अपनी राजधानी को दक्षिण उड़ीसा के मध्य उड़ीसा में स्थानांतरित करने की खुशी में बनवाया था और यह मंदिर नीलगिरी पहाड़ी के आंगन में बना हुआ है। कब? 12वीं शताब्दी में। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? जो नासिक में कुंभ मेला लगता है, वैसे कुंभ मेला जहाँ जहाँ भी लगता है तो वहाँ पर एक जगह, एक नासिक में भी लगता है, टोटल 4 जगह लगता है। तो कौन सी नदी किनारे है? 136 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा गोदावरी नदी। ठीक है। नासिक के कुंभ में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। उज्जैन में कुंभ मेला जो है आयोजित जब किया जाता है तो इसका जो शिप्रा नदी के तट पर लगता है। भारत में कुंभ का पर्व हर 12 साल के अंतराल पर 4 स्थानों में किसी एक तट पर मनाया जाता है। भारत में कुंभ हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो संगम है वहाँ पर लगता है। नासिक में कुंभ का आयोजन माह के जो इसका वो है आयोजन जो किया जाता है तो ये 4 जगह किया जाता है और प्रत्येक 12 वर्ष पर एक जगह होता है। संध्या क्या है? भजन है, अखबार है, राजनीतिक दल है या फिर धार्मिक संस्था है? तो 137 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा संध्या एक अखबार है। संध्या जो है दैनिक भारत के मध्य प्रदेश संध्या जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र था और संध्या पत्रिका के संपादक जो थे गंगाधर भट्टाचार्य थे। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? देखिए विधान परिषद की जो अगर सदस्यों की बात करें या सीटों की बात करें तो 138 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 100। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्विसदनी विधानसभा मंडल का निचला सदन है। इस सदन में 403 निर्वाचित विधान यानी विधायक और सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य होता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद अस्तित्व में आया था और इस विधान परिषद की पहली बैठक जो हुई थी वो 29 जुलाई 1937 में हुई थी। ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? जो भारतीय ध्वज संहिता थी 139 इसको बताना है कि कब से ये प्रभावी हुई। तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को
प्रभावी हुई थी और भारतीय ध्वज संहिता में भारतीय के ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए और सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय तक फहराया जाता है। जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए। ठीक है। जन गण मन को हिंदी संस्करण में संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950। आप बता दें कि इसे जो मतलब राष्ट्रगान को जो लिखा था इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और ये जो इसके लिए जो एक अवधि मानी गई है राष्ट्रगान को गाने की ये 52 सेकंड है और संक्षिप्त, और अगर बात करें संक्षिप्त अवधि जो है वो लगभग 20 सेकंड की मानी गई है और इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 में, जो कि कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 17वीं लोकसभा की लोकसभा का अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। जो 17वीं लोकसभा आई थी तो उसमें जो उसके अध्यक्ष थे लोकसभा के वो कौन थे? 141 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ओम बिड़ला। 17वीं लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष का नाम ओम बिड़ला था। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति होता है। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। लोकसभा अध्यक्ष के पद का गठन, जो लोकसभा अध्यक्ष के पद का जो पहली बार गठन किया गया था वो 15 मई 1952 को किया गया था और लोकसभा अध्यक्ष के यही चीज़ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है 142 का ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 263 में प्रावधानित किया गया। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद के को सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी हैं। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 28 मई, अगर इसके गठन की बात करें तो 1990 में हुई थी। 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। 143 निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 143 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होगा और भारत के वर्तमान न्यायवादी जो हैं के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल। आपको अगर बता दें तो न्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है और इनके लिए जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 76 से लेकर 78 तक। ठीक है, सॉरी 88 तक महान्यायवादी के संबंध में दिया हुआ है। 144 की बात करेंगे। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, किस जिले में सबसे पहले गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और भारत में गंगा नदी की जो कुल लंबाई हो 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया और यह नदी अंततः सागर द्वीप के पास बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, 2008 में क्या हुआ था? इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नहीं है? गंडक, चंबल, बेतवा या फिर केन? कौन सी यमुना नदी की सहायक नदियों में कौन सी नहीं है? तो 145 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गंडक। दोस्तों को बता दें कि गंडक नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है कौन सी? चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। गंडक नदी को नारायणी नदी और गंडकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है गंडक नदी जो है ये नारायणी नदी या फिर ये गंडकी नदी के नाम से प्रचलित है और गंडक नदी जो है नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 146। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोस्तों ये बहुत ही प्रचलित ये भी क्वेश्चन है। 146 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा केटू। केटू जो है दोस्तों ये आपका सबसे ऊंची चोटी का नाम जो कंचनजंगा है केटू। कंचनजंगा की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो 8586 मीटर है। ठीक है, और ये चोटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा चोटियों के समूह में 12 चोटियाँ आती हैं जिसमें से सबसे ऊंची कंचनजंगा है, केटू है। ठीक है,
और आपको बता देंगे कि सबसे अगर ऊंचा बिंदु की बात की जाए तो गॉर्डन आर्थविन है, ठीक है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कोलोराडो, किम्बरले, कटांगा या पोटागोनिया। 147 का सही ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा आपका किम्बरले। ये जो है ये पठार ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किम्बरले क्षेत्र जो है 423.517 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है और किम्बरले में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे 148 देखेंगे क्या कह रहा है 148 में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है कौन सा, हमीरपुर, ललितपुर, मिर्ज़ापुर या फिर झांसी। तो बहुत ही सिंपल सा, इसमें भी आपको पता है कि मिर्ज़ापुर जो है उस क्षेत्र का नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा। जबकि हमीरपुर पास में है, ललितपुर भी, झांसी भी एक ही चीज़ है, तो फिर इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मिर्ज़ापुर। 149 देखेंगे। 149 में क्या करेंगे, किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये भी आपको 149 का अगर आप जाने तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है और ये उद्यान भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है और ये उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। फरवरी सन 1977 में, ठीक है, 1977 में को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो ये आज का ये बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, गंगा नदी, कावेरी नदी या फिर दो ऑप्शन नीचे हैं आपके, महानदी और सतलज। तो मैटूर बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कावेरी। मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है और ये बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। इन बांध का निर्माण 1934 में किया गया था और ये बांध मेटूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है और ये बांध जो है कावेरी नदी के एक गार्ज पर बना है जब कावेरी नदी मैदान में उतरती है। आपको बता देंगे दोस्तों सबसे बड़ा हीरा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो सबसे लंबा अगर बात करें, और सबसे ऊंचा जो है उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का। दोस्तों डेली सुबह 7 बजे क्लास होती है आप लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आप लोग डेली इसको अटेंड करें, देखें और आपके एग्जाम के लिए जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बेहतरीन कर पाएंगे। इस वीडियो में थे दोस्तों, जय हिंद।